करते हैं सेशन। सो प्रीवियस सेशन के अंदर अपन ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शंस ऑफ द कंपनी। उसमें अपन ने उसकी मीनिंग को देखा था, कंपनी का कॉन्सेप्ट क्यों आया वो देखा था अपन ने, एज वेल एज अपन ने डिस्कस किया था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, तो अब आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट दैट इज टाइप्स ऑफ कंपनी, कि कंपनी के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो वो डिस्कस करने वाले हैं अपन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं 1% कंपनी को। ठीक है, तो देखो नोट्स को रीड करने से पहले अपन डिस्कस करेंगे कि 1% कंपनी क्या होता है, देन आफ्टर समझने के बाद अपन नोट्स के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो देखो 1% कंपनी, ओके। सो जैसे कि नाम से ही पता लगता है सर, 1% कंपनी एक ऐसी कंपनी होती होगी जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन क्या होता होगा, एज अ मेंबर होता होगा। ठीक है, तो जब मैं बात करता हूँ 1% कंपनी की, तो सर कंपनीज एक्ट में जिस तरीके से सेक्शन 2 के अंदर सारी की सारी डेफिनेशन गिवन है, वैसे ही सेक्शन 2 के अंदर आपको 1% कंपनी का मीनिंग मिलेगा, और वो मिलेगा आपको सेक्शन 2 क्लॉज 62 के अंदर। ठीक है, तो अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जाते हो और वहाँ पर सेक्शन 2 के अंदर आपको क्लॉज 62 देखोगे, तो वहाँ पर आपको 1% कंपनी का मीनिंग देखेगा, और 1% कंपनी को शॉर्ट में अपन ओपीसी भी बोला करता है। ठीक है, ओपीसी। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं 1% कंपनी की। ओके, पहली चीज सर, जब मैं बात करता हूँ 1% कंपनी, तो सर कंपनी तो बड़ा ही वाइडर टर्म होता है। ठीक है, तो अगर अपन ने बात की थी सोल ट्रेड की। सोल ट्रेड वो बिजनेस हुआ करता था जहां पर सिर्फ एक ही पर्सन क्या होता था, ऑनर हुआ करता था। ठीक है, लेकिन सर कंपनी तो इससे वाइडर टर्म था ना, जहां पर एक से ज्यादा लोग होते थे। ठीक है, तो सर ये जो 1% कंपनी, क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज यस। कंपनीज एक्ट 2013, जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 था, उसने ये कॉन्सेप्ट लेके आया पहली बार। जब बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 नहीं हुआ करता था, तो क्या सर इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था? आंसर इज नो। मतलब जब कंपनीज एक्ट 2013 नहीं हुआ करता था, उससे पहले 1% कंपनी नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। मतलब आप एक पर्सन के थ्रू कंपनी नहीं बना सकते। कंपनी को बनाने के लिए कम से कम दो लोगों का होना ज़रूरी है। ठीक है, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, तब जाके आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हो। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया। उसने बोला कि सर अगर एक पर्सन भी अगर चाहे तो कंपनी को बना सकता है, और उस कंपनी को क्या बोला जाएगा, 1% कंपनी बोला जाएगा। ठीक है, अब उसने जब 1% कंपनी को जो प्रोविजंस लेके आया, वो लेके आया सेक्शन 2 क्लॉज 62 के अंदर। उसने डिफाइन किया कि 1% कंपनी क्या होती है, और इसके रिगार्डिंग में कुछ प्रोविजंस वो बता के चलता है, जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा जब आप 1% कंपनी बना रहे होंगे। तो ये तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि 1% कंपनी, जैसे नाम से पता लगता है कि वहाँ पर कितने मेंबर्स होते होंगे, मैक्सिमम ओनली 1 मेंबर। ठीक है, तो जहाँ पर सिर्फ क्या होता है, एक ही मेंबर क्या होता है, एज अ ऑनर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही पर्सन क्या होता है, एज अ ऑनर होता है। लेकिन सर यहाँ पर कंपनीज एक्ट ने कुछ प्रोविजंस दिए कि सर हर कोई क्या कंपनी 1% कंपनी बना सकता है? आंसर इज नो। कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या बोला, सर अगर कोई 1% कंपनी बनाना चाहता है तो वो कौन बना सकता है? पहली चीज, एक नेचुरल पर्सन। सर जैसे कि अपन जानते हैं कि जो कंपनी होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉ ने बड़े क्लियरिटी से बोला कि एक पर्सन तो बना सकता है, लेकिन वो जो पर्सन है वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। क्योंकि अपन ने क्या समझा था कंपनी के बारे में, सीखा था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि कंपनी एक अलग पर्सन है और उसके मेंबर्स अलग होते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग है। कंपनी को एक लीगल पर्सन माना जाता है। तो क्या सर कोई लीगल पर्सन कंपनी बना सकता है? आंसर इज नो। मतलब कंपनी को बनाने के लिए एक नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। ठीक है, अगर नेचुरल पर्सन होगा तो वो बना सकता है कंपनी को, अदरवाइज वो नहीं बना सकता। ठीक है, दूसरी चीज, जो पर्सन है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, इंडिया का क्या होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, तब वो क्या कर सकता है, एक इंडिया में ओपीसी बना सकता है। ठीक है, तो 1% कंपनी बनाने के लिए आप एक नेचुरल पर्सन होने चाहिए, एज वेल एज आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज, आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया।
ठीक है। अगर आप ये तीनों क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को जो है फुलफिल कर देते हो, इन दैट केस आप एक 1% कंपनी बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, 1% कंपनी क्या होती है, जिसमें एक ही पर्सन क्या होता है, एज अ ऑनर होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या, हर कोई पर्सन क्या इंडिया में आके 1% कंपनी बना सकता है? आंसर इज नो। अगर वो तीनों चीजें को क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तब वो क्या बना सकता है, 1% कंपनी बना सकता है इंडिया के अंदर। पहली चीज़, वो एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए। दूसरी चीज़, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। तीसरी चीज़, वो रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया के अंदर। अब सिर्फ बात आती है कि रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो, रेजिडेंट इंडिया का मतलब क्या होता है कि ये आपका करंट ईयर है। ठीक है, जिस ईयर में आप अभी काम कर रहे हो। ठीक है, अगर आप इंडिया के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर, जिस ईयर में आप हो उससे जस्ट प्रीवियस ईयर के अंदर, अगर आपने इंडिया के अंदर 182 डेज से ज़्यादा स्टे किया है, क्या बोला मैंने, अगर कोई पर्सन इंडिया के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर 182 डेज से ज़्यादा स्टे कर रखा है, इस केस में उसे इंडिया का रेजिडेंट बोला जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, रेजिडेंट इन इंडिया कब बोला जाता है, जब कोई पर्सन प्रीवियस ईयर के अंदर अगर इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा या 182 डेज रहता है इंडिया में, तो इस केस में उस पर्सन को इंडिया का रेजिडेंट बोला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहला जो क्राइटेरिया क्या था कि जो पर्सन है वो एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और तीसरी चीज़ वो रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया के अंदर। ठीक है, तब जाके वो क्या कर सकता है, एक 1% कंपनी बना सकता है। ठीक है, और क्या प्रोविजन है सर इसके रिगार्डिंग में, तो देखो, इसके बाद सर अगर कोई पर्सन कोई मिस्टर ए है, ठीक है, उसने एक ओपीसी बना ली, तो क्या वो एक से ज़्यादा ओपीसी बना सकता है? आंसर इज नो। वो कभी भी एक से ज़्यादा ओपीसी नहीं बना सकता। ठीक है, तो एक पर्सन सिर्फ क्या कर सकता है, एक ही ओपीसी बना सकता है। ओपीसी मतलब 1% कंपनी, तो एक इंडिविजुअल सिर्फ क्या कर सकता है, 1 ओपीसी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, इससे ज़्यादा कंपनीज एक्ट उसको बनाने से प्रोहिबिट करता है, मना करता है। ठीक है, उसके बाद और क्या प्रोविजन सर, देखो, जैसे ही मैंने 1% कंपनी बनाया, जैसे ही मिस्टर ए ने 1% कंपनी बना लिया, ठीक है, लेकिन सर हर कोई क्या चाहता है कि अपना बिजनेस ग्रो करे, और 1% कंपनी के थ्रू आप क्या नहीं कर सकते, बिजनेस को ग्रो नहीं करवा सकते, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि एक पर्सन के पास क्या होता है, लिमिटेड फंड्स होते हैं, और क्या होता है, लिमिटेड स्किल्स होती है। ठीक है, दैट्स वाई वो क्या नहीं कर सकता, अपने बिजनेस को ग्रो नहीं करवा सकता। सपोज दैट मिस्टर ए ने क्या किया मिस्टर ए ने क्या किया, 1 अप्रैल 2020 को एक ओपीसी बना ली। ठीक है, एक ओपीसी बना ली, एक 1% कंपनी बना ली। उसके बाद उसने सोचा कि बिजनेस चलाते हैं, और उसने कुछ महीने बिजनेस को चलाया भी, लेकिन सर पैसों की कमी थी या स्किल की कमी थी, जिसकी वजह से उसको बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था, साथ ही साथ स्किल्स चाहिए थी। दैट्स वाई उसको और मेंबर्स चाहिए थे वहाँ पर। तो उस केस में उसने क्या सोचा कि बिजनेस को क्या कर लिया जाए, कन्वर्ट कर लिया जाए। ठीक है, कन्वर्ट कर लिया जाए या तो पब्लिक कंपनी में या फिर प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, तो या तो पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में क्या करना चाहता है, वो उसको कन्वर्ट करना चाहता है। तो क्या सर कोई 1% कंपनी को बनाने के बाद क्या कोई उसका जो मेंबर है उसको कन्वर्ट कर सकता है पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में? आंसर इज नो। इसके पीछे कंपनीज एक्ट ने ये बोला कि अगर आप कोई 1% कंपनी बनाते हो, और अगर आप उस 1% कंपनी को किसी पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, लेकिन जिस दिन आपने बिजनेस को स्टार्ट किया उसके 2 ईयर्स को ख़त्म होने के बाद ही कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये कि आप 2 साल तक अपने 1% कंपनी को अदर कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और एक और चीज़ समझना, 1% कंपनी जो है आपकी, कभी भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के अंदर कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते आप उसको। ठीक है, आपके पास ये राइट होता है कि आप पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप कभी भी 1% कंपनी को नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, देखना वापस, एक मिस्टर ए था, उसने क्या किया, 1% कंपनी को बनाया 1 अप्रैल 2020 को, और उसने कुछ महीने उसमें काम किया, और उसके बाद उसने सोचा कि इसका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, दैट्स वाई उसने उसको सोचा कि वो पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर ले, ताकि उसमें मेंबर्स और ज़्यादा आएंगे, मेंबर्स ज़्यादा आएंगे तो अंदर के उसमें फंड आएगा, स्किल्स आएंगे। ठीक है, दैट्स वाई उसने सोचा कि इसको कन्वर्ट कर लिया जाए पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में, लेकिन कंपनीज एक्ट उसको मना करता है। क्यों मना करता है? कंपनीज एक्ट ने बोला कि सर जिस दिन आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, जिस दिन आपने 1% कंपनी को स्टार्ट किया, उसके विदिन 2 ईयर्स तक आप क्या नहीं कर सकते, पब्लिक ओपीसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना तो पब्लिक में ना प्राइवेट के अंदर। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है सर, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। मतलब एक्सेप्शन का मतलब ये कि सर आप 2 साल से पहले भी 1% कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हो पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी के अंदर। देखो वैसे तो आप है ना वॉलेंटरी क्या नहीं कर सकते, पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक कि 2 साल पूरे नहीं हो जाते बिजनेस के, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है जहाँ पर अगर वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी बेसिस पे आपको ओपीसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा पब्लिक कंपनी में प्राइवेट कंपनी के अंदर, ठीक है। तो प्रोविजन क्या है देखो समझना, प्रोविजन ये है कि देखो जिस दिन आप ओपीसी बनाते हो उसके विद इन 2 ईयर्स तक उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते वॉलेंटरी। लेकिन एक एक्सेप्शन है जहां पर आपको कंपलसरी बेसिस पे 2 ईयर होने से पहले ही क्या कर सकते हो, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर वो दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। पहला क्राइटेरिया क्या है सर, पहला क्राइटेरिया बोलता है कि अगर आपकी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है एक बार ब्रॉडली समझाता हूँ, उसके बाद अपन नेक्स्ट 2 या 3 क्लास के बाद इस वर्ड को डिस्कस करेंगे कि पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, ठीक है। जब मैं शेयर कैपिटल के टाइप बताऊंगा तब डिस्कस करूंगा कि पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब होता है जो ऑनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, वो जो पैसा देता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड पेड अप, जो कंपनी के मालिक ने पे किया अपने बिजनेस को, ठीक है। तो दैट इज पेड अप शेयर कैपिटल। अगर 1% कंपनी के अंदर पेड अप शेयर कैपिटल अगर एक्सीड कर जाता है ₹50 लाख, ठीक है, अगर किसी भी दिन बिजनेस के अंदर बिजनेस का जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो एक्सीड कर जाता है ₹50 लाख से, तो उस केस में उस दिन कंपनी को दैट इज ओपीसी को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा आपको कंपलसरी बेसिस पे पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी के अंदर, ठीक है। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, और अगर आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर, अगर आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है, एवरेज का मतलब क्या सर, अब जब एवरेज की बात की जा रही है तो एवरेज कितने ईयर्स का, ठीक है। तो अपन एवरेज एनुअल तो बोल रहे हैं, एवरेज एनुअल टर्नओवर कितने ईयर्स का, तो उसने बोला कि प्रीसीडिंग 3 ईयर्स का, ठीक है। तो अगर आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स का 2 करोड़ से एक्सीड कर जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूं यहां पे आपने ओपीसी स्टार्ट की, ठीक है, ये आपका 4th ईयर है, आप यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो 1 अप्रैल 2017, ठीक है, सॉरी 18 को स्टार्ट की थी 19, और मानते कि अभी जो कंपनी स्टार्ट की उसने स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2015, ये 16, ये 17, ये 18, ठीक है। तो ये ईयर्स थे, तो मानते कि ये है आपका 1 अप्रैल 2019, तो आपको ये देखना है कि आपका जो प्रीसीडिंग 3 ईयर्स है ना, अगर आप इस डेट पे एग्जिस्ट कर रहे हो, इस डेट पे आप करंट ईयर में हो, तो आपको प्रीसीडिंग 3 ईयर्स देखना है। अगर इन तीनों ईयर्स का एवरेज टर्नओवर जो था वो अगर 2 करोड़ या उससे ज़्यादा आ जाता है, तो उस केस में आपको ओपीसी को कंपलसरी बेसिस में पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो वापस से समझाता हूँ, ओपीसी क्या होता है, अगर कोई ओपीसी क्रिएट करता है तो वो 2 साल तक अपने ओपीसी को कन्वर्ट नहीं कर सकता पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, वॉलंटरी नहीं कर सकता। लेकिन सर कंपलसरी बेसिस पे करना पड़ेगा 2 साल से पहले, अगर वो दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल कर देता है। अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको कंपलसरी बेसिस पे ओपीसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में, या फिर उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर जो था प्रीसीडिंग 3 ईयर्स का वो अगर 2 करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाता है तो उसको कंपलसरी बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने ओपीसी को इनटू पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोविजन गिवन था इन द सेक्शन 2 क्लॉज 62 के अंदर, ठीक है। तो ये था प्रोविजन रिगार्डिंग द ओपीसी। सर और क्या प्रोविजन है इसके रिगार्डिंग में, तो देखो एक चीज समझना, जो आपका ओपीसी है उसको आप कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के अंदर, ठीक है।
अगर आप ओपीसी बनाते हो तो आपके पास राइट है कि आपके पास राइट मिलेगा 2 साल बाद मिलेगा, या फिर अगर ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर दोगे तो पहले ही मिल जाएगा आपको राइट कि आप कन्वर्ट करना। देखो, अगर ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरा हुआ तो कंपलसरी बेसिस पे करवाना पड़ेगा, और अगर आप वॉलेंट्री करवाना चाहते हो तो 2 साल के बाद आप करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन कन्वर्ट कभी भी किस में नहीं करवा सकते आप, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में कभी भी कन्वर्ट नहीं करवा सकते, ठीक है। अब दिमाग में एक चीज़ आती है सर, अगर मैं बात करता हूँ सोल ट्रेड की और 1% कंपनी की, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। क्योंकि देखो दोनों में एक ही ओनर है, तो 1% कंपनी और सोल ट्रेड में क्या डिफरेंस है, तो देखो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ। जब मैं बात करके चलता हूं 1% कंपनी की, दैट इज ओपीसी की, तो पता है कंपनी जो होती है ना उसका एक सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, सेपरेट स्टेटस होता है, ठीक है। सेपरेट स्टेटस का मतलब क्या होता है सर, सेपरेट स्टेटस का मतलब होता है जो बिजनेस होता है और जो बिजनेस का ऑनर होता है वो दोनों एक है या अलग अलग है, दोनों अलग अलग है सर। उनके बीच में एक फिक्टिशियस व्हील होता है, दैट इज अ कॉर्पोरेट व्हील होता है जो दोनों को अलग अलग बनाता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपके जो बिजनेस है उसका जो एसेट्स है वो 2 लाख रुपीज़ का है, और मानते हैं कि कभी बिजनेस का जो लाइबिलिटी है वो 3 लाख रुपए बन गया, तो सर एक चीज़ बताना, क्या बिजनेस की लाइबिलिटी का पेमेंट क्या आप एसेट के थ्रू कर पाओगे? आंसर इज नो, क्योंकि आपका लाइबिलिटी 3 लाख रुपए का है और आपका जो एसेट है वो कितना है, 2 लाख रुपए का। तो सर मुझे एक चीज़ बताना है कि क्या आपका एसेट क्या सफिशियंट है अपने लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए? आंसर इज नो, क्योंकि आपका जो डिफरेंस है वो कितना आना है यहाँ पर, 1 लाख रुपीज़ का। इसका मतलब कि आपके पास कितना रुपए कम है अभी, 1 लाख रुपीज़ कम है। तो क्या सर यहाँ पर क्या ऑनर अपने पास से, खुद के पास से क्या एसेट लाएगा, कुछ पैसा लाएगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सर बिजनेस अलग है और बिजनेस का ऑनर अलग है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ऑनर की जो लाइबिलिटी है ना बेटा वो लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब कि जितना उसने पैसा लगा रखा है उतनी है, उससे ज़्यादा वो 1 रुपये नहीं देगा अपने बिजनेस को, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर अगर कुछ भी कमी होती है, डेफिशिएंसी आती है इन द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, तो उसकी लाइबिलिटी कितनी है, लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब जितना उसने पैसा लगाया उतना ही पैसा देगा, उससे 1 रुपये ज़्यादा नहीं देगा वो। अगर इन द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, एसेट कम हो जाती है, एसेट से पैसा कम मिल रहा है, तो सर लाइबिलिटी वालों को सिर्फ उतना ही मिलेगा जितना एसेट से रिकवर हो पा रहा है पैसा। तो यहाँ पर एसेट से मानते हैं 2 लाख रुपए रिकवर हुआ और अपनी लाइबिलिटी बनती थी 3 लाख रुपए की, तो क्या पेमेंट कर पाओगे? आंसर इज नो। तो क्या डेफिशिएंसी को क्या ऑनर लेके आएगा? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो ऑनर की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लेकिन यही अगर मैं बात करता हूँ सोल ट्रेड के अंदर, अगर सोल ट्रेड के अंदर बात की जाए तो सर यहाँ पर जो लाइबिलिटी होती है उसके मेंबर्स की वो लिमिटेड नहीं होती है, वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब ये होता है सर कि पहले बिजनेस एसेट का यूज़ किया जाएगा। बिजनेस एसेट मतलब कि ये जो एसेट है इसको रिकवर किया जाएगा, इससे पैसा जो मिल रहा है वो देखा जाएगा। उसके बाद अगर बिजनेस में ये लगता है कि पैसा कम पड़ रहा है, दैट इज यहाँ पर कितना कम पड़ रहा है, 1 लाख रुपीज़ कम पड़ा, तो उस केस में सर जो 1 लाख रुपीज़ है क्या बिजनेस का ऑनर लाएगा सोल ट्रेड में? आंसर इज यस, क्योंकि जो उसकी लाइबिलिटी वो क्या है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब अगर बिजनेस असेट से पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा है, मतलब कि बिजनेस असेट को रिकवर करने के बाद पैसा अगर लाइबिलिटी वालों के से कम पड़ रहा है, मतलब उनको देना कम पड़ रहा है, डेफिशिएंसी आ रही है, तो ये क्या करेगा, अपनी जो पर्सनल असेट्स है वो भी क्या करेगा, लेके आएगा, उसको भी क्या करेगा, बेच देगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या हो गया देखा जाए तो यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर 1% कंपनी में जो लाइबिलिटी होती है ना वो बड़ा लिमिटेड होती है, मतलब कि जितना पैसा लगाया उस बिजनेस के ऑनर ने वो सिर्फ उतना ही देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन जब सोल ट्रेड की बात की जाती है तो सोल ट्रेड में जो लाइबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि अगर इन द टाइम ऑफ फाइंडिंग अप अगर अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट करना है और असेट कम पड़ रहा है, उस केस में जो डेफिशिएंसी है वो डेफिशिएंसी जो उसका मालिक था सोल ट्रेड का वो अपने घर से भी ला सकता है, लाना पड़ेगा उसको, ठीक है।
क्योंकि उसको पेमेंट करना है अपने लाइबिलिटी वालों को। लेकिन अगर यही बात करते हैं 1% कंपनी के केस में, तो उसकी लाइबिलिटी लिमिट है, जितना उससे पैसा लगाया उतना लगेगा, ये डेफिशिएंसी वो बियर नहीं करेगा। ठीक है, तो दैट इज़ अ डिफरेंस जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर 1% कंपनी एंड सोल ट्रेड में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस था इसके अंदर। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं इसको, तो देखो समझना। तो डेफिनेशन देखते हैं। 1% कंपनी ओपीसी सेक्शन 2 क्लॉज 62। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो 1% जो कंपनीज एक्ट है उसमें सेक्शन 2 जो है वो पूरा डेफिनेशन से डील करता है, और सेक्शन 2 के अंदर जो क्लॉज 62 है वो आपको डील करेगा 1% कंपनी को। ठीक है, तो देखो वो क्या बोलता है। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, 1% कंपनी का मतलब क्या? 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1% एज अ मेंबर, जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन क्या होता है, उसका मेंबर होता है। सर ये जो कॉन्सेप्ट है वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया इन 2013 के अंदर, एज कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, अदरवाइज इससे पहले ओपीसी का जो कॉन्सेप्ट था वो हुआ नहीं करता था। ठीक है, ओके। उसके बाद उसके जो प्रोविजंस है वो क्या बोलते हैं देखना। पर्सन कैन इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी ओनली व्हेन ही इज, एक पर्सन जो है इनकॉर्पोरेट कर सकता है ओपीसी को, कब कर सकता है? व्हेन ही इज नेचुरल पर्सन, जो वो नेचुरल पर्सन होगा तो कर सकता है, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, एंड रेजिडेंट इन इंडिया होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे समझा रखा है, इट इज़ नॉट रेलिवेंट बट नॉलेज के लिए बता रखा है यहाँ पे कि रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होता है। तो देखो, रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज़ स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि अगर आपने प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपने एक 182 डेज से कम नहीं रहे हो इंडिया के अंदर, तो आप क्या माने जाओगे? आप इंडिया के रेजिडेंट माने जाओगे। मतलब कि अगर आपने 182 डेज रहा है इंडिया में या उससे ज़्यादा रहे हो इंडिया में, तो उस केस में आपको इंडिया का रेजिडेंट बोला जाएगा। ठीक है ना, तो ये 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। आप नेचुरल पर्सन होने चाहिए, आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए, आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 1 इंडिविजुअल कैन इनकॉर्पोरेट ओनली 1 ओपीसी। तो मैंने आपको बताया था कि एक इंडिविजुअल सिर्फ एक ही ओपीसी क्या कर सकता है? क्रिएट कर सकता है। उसके बाद देखना, ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलेंटरली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी, पब्लिक और प्राइवेट। मतलब कि आप एक ओपीसी को वॉलेंटरी कन्वर्ट नहीं कर सकते हो अनलेस 2 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब ये कि आप वॉलेंटरी कभी भी क्या नहीं कर सकते, ओपीसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते पब्लिक या प्राइवेट कंपनी के अंदर, जब तक कि 2 साल पूरे नहीं हो जाते उसके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन है सर यहाँ पर, एक्सेप्ट 2 केसेस है, अगर उनमें से कोई भी एक केस पूरा हो गया तो उस केस में आपको कंपलसरी बेसिस पे क्या करना पड़ेगा? अपनी ओपीसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो प्राइवेट कंपनी में या पब्लिक कंपनी के अंदर। ठीक है, तो चाहे से 2 साल पूरे हुए हो या नहीं हुए हो। ठीक है, ये कंपलसरी बेस पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। तो देखो, पहला कंडीशन क्या बोला था मैंने? वेयर द पेड अप शेयर कैपिटल इज इंक्रीज बियॉन्ड 50 लाख रुपीज। अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपीज से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इस केस पे उसको कंपलसरी बेसिस पे क्या करना पड़ेगा? ओपीसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा पब्लिक या प्राइवेट कंपनी का। दूसरा, या और इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर फॉर पास्ट 3 years एक्सीडिंग 2 करोड़ रुपीज़। तो अगर उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर पास्ट 3 years का एक्सीड करता है अगर 2 करोड़ से, तो उसको अपने क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी बेसिस पे अपने ओपीसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये कन्वर्जन होगा वो विद इन 6 months हो जाना चाहिए जिस दिन आपने ये लिमिट क्रॉस कर दी। मतलब मानते हैं कि अगर आज मेरा जो टर्नओवर था या आज मेरा जो पेड अप शेयर कैपिटल था 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हो जाता है, तो इस केस में आपको वहाँ से 6 months का टाइम मिलेगा कि आपको कंपलसरी बेसिस पे पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में अपनी ओपीसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओके, तो ये था 1% कंपनी। और एक और चीज़ मैंने आपको डिस्कस की थी कि 1% कंपनी डेफर्स फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब सोल ट्रेड से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? बिकॉज इन 1% कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड एंड इट हैज़ सेपरेट लीगल स्टेटस। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 1% कंपनी वहाँ पर जो लाइबिलिटी होती है मेंबर की वो लिमिटेड होती है, और साथ ही साथ उसका जो सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। और जब बात करते हैं सोल ट्रेड की, सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो उसमें जो लाइबिलिटी होती है प्रोप्राइटर की, मालिक की, इज एक्सटेंड टू द बिजनेस एसेट्स एंड प्राइवेट एसेट। इसका मतलब कि पहले बिजनेस एसेट को यूज़ किया जाएगा, अगर वहाँ पर आपके पास कोई डेफिशिएंसी क्रिएट होती तो उस केस में
आपको प्राइवेट एसेट भी लाने पड़ सकते हैं अपने घर से, ठीक है। तो ये डिफरेंस था सोल ट्रेड एंड 1% कंपनी के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा सेक्शन था, सेक्शन 2 क्लॉज 62। तो इस तरीके से ये सेक्शन होता है पूरा अपना। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने डिस्कस नहीं करी क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं था आपके लिए, ठीक है। तो जो रेलेवेंट पोर्शन था मैंने वो डिस्कस किया है यहाँ पे, जो आपको एग्जाम में लिख के आना, ठीक है। तो दिस इज अ सेक्शन 2 क्लॉज 62, ठीक है, 1% कंपनी, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं अपन प्राइवेट कंपनी, ठीक है। ओके, सो डिस्कस करते हैं प्राइवेट कंपनी का मीनिंग, ठीक है। तो सेक्शन 2 जो है वो पूरा डेफिनेशन को डील करता है। उस सेक्शन के अंदर जो क्लॉज 68 है वो डिफाइन करता है प्राइवेट कंपनी को, ठीक है। तो अभी डिस्कस करते हैं प्राइवेट कंपनी क्या होती है। तो देखो जिस तरीके से अभी अपन ने डिस्कस किया 1% कंपनी को, तो 1% कंपनी में क्या होता था सर, सिर्फ उसमें एक ही पर्सन क्या होता था, मेंबर होता था, ठीक है। लेकिन सर जो 1% कंपनी का जो कॉन्सेप्ट था वो कंपनीज एक्ट 2013 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। तो सर क्या एक पर्सन के थ्रू कंपनी बन सकती है? आंसर इज यस। लेकिन अगर आपको प्राइवेट कंपनी बनाना है तो क्या सर वो एक पर्सन से बन सकती है? आंसर इज नो। अगर एक पर्सन से बना तो फिर तो उसे 1% कंपनी बोलेंगे ना। तो प्राइवेट कंपनी अगर बनाना चाहते हो आप, तो प्राइवेट कंपनी के केस में प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम कितने मेंबर्स होना जरूरी है? कम से कम 2 मेंबर्स का होना जरूरी है, ठीक है। तो 2 लोगों का होना जरूरी है अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं बोलता हूँ प्राइवेट कंपनी जब कोई भी कंपनी क्यों हो, कंपनी को स्टार्ट करते हैं जब अपन, तो अपन को सोर्स फंड चाहिए होता है, ठीक है, पैसा चाहिए होता है। और पैसा उठाते हैं जब, तो 2 तरीके होते हैं पैसे उठाने के, या तो इक्विटी से या डेट से, इक्विटी से या डेट से, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बताया था इक्विटी का मतलब क्या होता था, जो बिजनेस का ऑनर बिजनेस में लगाता है उसे बोलते हैं इक्विटी। और डेट का मतलब क्या होता है, ऐसा पैसा जो इन्वेस्ट किया गया आउटसाइडर्स द्वारा, उसे बोला जाता है डेट, ठीक है। तो अभी डिस्कस करते हैं शेयर्स, दैट इज इक्विटी की बात करके चलते हैं, ठीक है। तो जब कंपनी को बनाया जाता है तो कंपनी के अंदर पहले से ये फिक्स कर लिया जाता है कि वो कंपनी जो है अपने बाहर से कितना पैसा उठाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि 50 लाख रुपीज वो पैसा बाहर से उठाएगी, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं सर कि पूरा का पूरा पैसा जो है वो एक ही पर्सन दे देगा उसको, ठीक है। तो इस केस में सर क्या जो ये पैसा है, मतलब कि जो टोटल कैपिटल है उसका, इसको वो क्या करती है, टुकड़ों में बांट देती है, ठीक है, शेयर्स में बांट देती है। अपन बोल सकते हैं कि शेयर्स क्या होता है, शेयर इज क्या होता है, जो कैपिटल होते हैं उसके टुकड़े होते हैं शेयर्स, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक शेयर का वैल्यू है, एक शेयर का फेस वैल्यू मतलब कितने का है, वो 10 रुपीज़ का है। तो अगर मैं 50 लाख रुपीज़ को 10 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना शेयर आ जाएंगे, तो अपने पास टोटल 5 लाख शेयर्स, ठीक है। तो ये 5 लाख शेयर आ जाएंगे, मतलब कि कंपनी जो है मार्केट में 5 लाख शेयर इशू करेगी और हर शेयर का दाम कितना होगा, 10 रुपीज़ होगा। और जब वो पूरा पैसा आ जाएगा तो कंपनी के पास कैपिटल कितना बन जाएगा, 50 लाख रुपीज़ बन जाएगा, ठीक है। तो देखो अब बात ये करते हैं कि जो ये 5 लाख रुपीज़ के जो 5 लाख के जो शेयर है, जो नंबर है 5 लाख शेयर्स, क्या वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक से मंगा सकती है? आंसर इज नो। मतलब क्या कि जो प्राइवेट कंपनी है वो कभी भी ये पैसा पब्लिक से डिमांड नहीं कर सकती, पब्लिक से पैसा नहीं मंगा सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने शेयर्स को अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, और जो भी कंपनी के ऑनर्स है उनको क्या कर सकती है, मतलब कि उनको इशू कर सकती है, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी प्राइवेट कंपनी होती है कभी भी अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। दूसरी चीज, जब ये शेयर उन लोगों को मिल जाता है जिन लोगों ने इसको खरीदा, तो क्या सर वो इन शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है? मानते हैं कि मिस्टर ए ने इसको परचेज किया, ठीक है, उसने परचेज किए 2000 शेयर्स को, ठीक है। तो क्या सर ये फ्रीली ट्रांसफर है? आंसर इज नो। आप इसे फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ठीक है। जिस पर्सन ने इसको परचेज किया वो इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता फ्रीली, ठीक है। तो 2 बातें बताई मैंने। पहली चीज, कम से कम कितने लोगों का होना जरूरी है प्राइवेट कंपनी में? 2 लोगों का होना जरूरी है। जो प्राइवेट कंपनी होती है कभी भी पब्लिक में इश्यू नहीं कर सकती अपने शेयर्स को, पब्लिक से पैसा डिमांड नहीं कर सकती, पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती है। तीसरी चीज मैंने आपसे बताई कि जो कंपनी होती है, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। चौथी चीज, सर जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, वो अपने वर्ड के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज करती है, ठीक है।
किस चीज़ का यूज़ करती है, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़ करती है, ठीक है। तो जो भी नाम होगा कंपनी का, उस कंपनी के लास्ट में वो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़ करेगी, ठीक है। तो इट इज़ अ प्रोविजन, कंपनी एक बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी खुली हुई है जो प्राइवेट कंपनी है, तो उस प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने लास्ट में क्या यूज़ करेगी, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़ करेगी। उसके बाद बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, बीओडी, ठीक है। तो एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकता है, तो वो बोलता है कि एक प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होना जरूरी है, ठीक है। तो कम से कम 2 डायरेक्टर्स होंगे एक किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर। और सर मैक्सिमम कितने हो सकता है, तो मैक्सिमम की लिमिट है यहां पर 15 डायरेक्टर्स, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। लेकिन सर क्या आप 15 डायरेक्टर की जो लिमिट है क्या उसको एक्सटेंड कर सकते हो, क्या उससे बढ़ा सकते हो, आंसर इज यस। आपको एक एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर का मतलब होता है स्पेशल रेजुलेशन, स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजुलेशन का मतलब क्या होता है सर, स्पेशल रेजुलेशन का मतलब होता है जनरल मीटिंग के अंदर, जनरल मीटिंग किसका होता है, जनरल मीटिंग होता है उसके शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर्स का मतलब वो पर्सन जो कंपनी के मालिक है, ठीक है। तो अगर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 15 से इंक्रीज करना है तो आप क्या कर सकते हो, आंसर इज, वैसे मैक्सिमम लिमिट कितना दे रखा है कंपनी एक्ट में, 15 दे रखा है। लेकिन कंपनी एक्ट ने बोला कि अगर आप चाहते हो कि आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो आप 15 से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, आंसर इज यस, कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजुलेशन का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। स्पेशल रेजुलेशन का मतलब क्या होता है, देखो जब भी कंपनी की जनरल मीटिंग होती है जहां पर डिसीजन ली जाता है, वहां पर उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उस मीटिंग के अंदर इस मैटर को रखा जाएगा कि सर जो कंपनी है वो चाहती है कि उसके जो डायरेक्टर्स है वो 15 से ज़्यादा हो जाए। तो इस केस में वहाँ के जो शेयर होल्डर्स है वो वोट करते हैं इस मैटर के ऊपर। तो अगर वो वोटिंग 75% से ज़्यादा फेवरेबल आ जाती है, मतलब कि 75% या 75% से ज़्यादा लोग इस मैटर के ऊपर एग्री कर जाता है, इस केस में उसे बोला जाता है कि वहाँ पर एक स्पेशल रेजुलेशन पास हो गया, ठीक है। तो स्पेशल रेजुलेशन क्या होता है सर, स्पेशल रेजुलेशन वो रेजुलेशन होता है जहाँ पर कंपनी की जो शेयर होल्डर्स है वो 75% से ज़्यादा फेवरेबल होता है, ठीक है, उस मैटर को लेकर, तो उसे बोला जाता है स्पेशल रेजुलेशन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, वैसे तो मैक्सिमम लिमिट कितना है, 15 डायरेक्टर्स का है, लेकिन अगर आप इसे इंक्रीज करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या प्रोसीजर है, उसके लिए आपको एक जनरल मीटिंग बिठानी पड़ेगी, वहां पर जो शेयर होल्डर्स होंगे वहां पर वो वोट करेंगे, और अगर वहां पर एक स्पेशल रेजुलेशन पास कर दिया जाता है इन रेस्पेक्ट ऑफ द डायरेक्टर्स, तो इस केस में जो 15 का लिमिट है वो आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोविजन थे प्राइवेट कंपनी के, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखो प्राइवेट कंपनी का मीनिंग, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68। तो जैसे कि सेक्शन जो 2 है वो पूरा का पूरा डील करता है किससे, डेफिनेशन से। तो उसी सेक्शन के अंदर जो क्लॉज 68 है वो प्राइवेट कंपनी का मीनिंग बताता है आपको। तो वो क्या बोलता है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच रिस्ट्रिक्ट्स ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, मतलब कि जहां पर शेयर को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, प्रोहिबिट इशू ऑफ सिक्योरिटी टू द पब्लिक, इसका मतलब ये है कि वहां पर जो कंपनी है वो अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। तीसरी चीज, रिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। ओके, सो मैंने आपको बताया था कि जो मिनिमम नंबर होता है वो कितने हो सकते हैं, 2 होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर, तो वो हो सकता है 200, ठीक है। तो 200 मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर। जो मैंने आपको पहले जब इंट्रोडक्शन दिया था उस टाइम भी समझाया था कि प्राइवेट कंपनी के अंदर जो मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। उसके बाद देखना, अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 मेंबर्स, कम से कम 2 लोगों का होना तो जरूरी है, ठीक है। उसके बाद द नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड्स विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो है वो यूज करेगी कौन, एक प्राइवेट कंपनी अपने नाम के लास्ट में, ठीक है। उसके बाद देयर शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड टू
ठीक है। तो कम से कम कितने डायरेक्टर्स होना जरूरी है, 2 होना चाहिए विद द मैक्सिमम लिमिट, और जहां पर जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी हो सकती है, अप टू 15, ठीक है। तो 15 हो सकती है मैक्सिमम, और कम से कम कितने डायरेक्टर होना जरूरी है, 2 डायरेक्टर होना जरूरी है। उसके बाद मैंने ये सिर्फ नॉलेज के लिए बताया आपको कि कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजुलेशन इन जनरल मीटिंग। स्पेशल रेजुलेशन का मतलब क्या है कि जहां पर मोर देन 75% फेवरेबल वोट्स आ जाएंगे उस मैटर के ऊपर शेयर होल्डर्स द्वारा, तो उस केस में उस मैटर को बोला जाएगा कि वहां पर आपने एक स्पेशल रेजुलेशन पास कर दिया, ठीक है। ओके, तो ये मीनिंग था प्राइवेट कंपनी का। अब डिस्कस करते हैं अपन नेक्स्ट कंपनी, दैट इज अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होता है वो देखते हैं। देखो तो पब्लिक कंपनी का जो सेक्शन है, जो डेफिनेशन में डील किया गया वो डील किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 71, ठीक है। तो ये क्या बोलता है देखना, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 71 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी। तो जो लॉ ने वर्डिंग की है वो क्या की है, तो देखो उसने बोला पब्लिक कंपनी का मतलब वो कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो उससे अगर आपको प्राइवेट कंपनी का मीनिंग आता है तो जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो क्या है, पब्लिक कंपनी है। तो लॉ ने ये बोला कि अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, ठीक है। तो उसने ये बोला, और क्या बोला उसने, और अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। मतलब पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, पब्लिक कंपनी को एक प्राइवेट कंपनी भी बोला जा सकता है विच इज सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी। तो इस लाइन को एक बार के लिए होल्ड करना, क्योंकि इसको समझाने से पहले मुझे समझाना पड़ेगा सब्सिडी कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वो जब कॉन्सेप्ट समझा दूंगा तब ये जो लाइन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट कंपनी को भी अपन पब्लिक कंपनी बोल सकता है। तो कब बोल सकता है, तो पहले अपन को समझना पड़ेगा कि सर सब्सिडी कंपनी क्या होती है, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, देन आफ्टर इस लाइन को अपन वापस से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो जिस तरीके से एक प्राइवेट कंपनी के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकती, तो क्या इसी तरीके से पब्लिक कंपनी में ऐसा होता होगा, आंसर इज नो। पब्लिक कंपनी जो होती है वो फ्रीली अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है। अ पब्लिक कंपनी कैन फ्रीली ट्रांसफर शेयर टू पब्लिक, ठीक है। उसके बाद जिस तरीके से एक प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर्स होते थे कि इतने लोग होना जरूरी है, तो जिस तरीके से प्राइवेट कंपनी में 2 लोगों का होना जरूरी होता था कम से कम, उसी तरीके से अगर एक आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो वहां पर कम से कम 7 मेंबर्स का होना जरूरी है, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी शैल हैव मिनिमम 7 मेंबर्स। हाउएवर मैंने आपको बताया था कि पब्लिक कंपनी में किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैक्सिमम नंबर इतने होना जरूरी है, तो वही बोला इसने, हाउएवर देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स। तो मिनिमम कितने होना जरूरी है, 7 मेंबर्स होना जरूरी है। साथ ही साथ अगर बात की जाए मैक्सिमम नंबर की तो कोई लिमिट मेंशन नहीं की गई है कि पब्लिक कंपनी के अंदर मैक्सिमम नंबर कितने होना जरूरी है, ठीक है। ओके, सो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट कंपनी जो होती है ना वो अपने नेम के लास्ट में क्या यूज करती है, वो यूज करती है प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का। तो अगर बात की जाए पब्लिक कंपनी की तो पब्लिक कंपनी भी तो कुछ वर्ड का यूज करती होगी, तो वो यूज करती है लिमिटेड वर्ड का। द नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी एंड्स विद द वर्ड लिमिटेड, ठीक है। तो जब भी पब्लिक कंपनी का नाम रखा जाएगा उसके नाम के लास्ट में आप क्या यूज करोगे, लिमिटेड वर्ड का यूज करोगे, ठीक है। तो ओके जिस तरीके से एक प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना जरूरी होता था, ठीक उसी तरीके से पब्लिक कंपनी के अंदर भी एक सर्टेन नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना जरूरी है। तो वो कितना होना जरूरी है, तो उसने बोला देयर शुड बी अ मिनिमम नंबर ऑफ द डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड 3 डायरेक्टर्स। मतलब कम से कम कितने डायरेक्टर्स होना जरूरी है, 3 डायरेक्टर का होना जरूरी है विद अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ अप टू 15। इसका मतलब कि सर जो मैक्सिमम लिमिट है वो तो सेम है पब्लिक कंपनी है प्राइवेट कंपनी का, लेकिन अगर मिनिमम नंबर्स की बात की जाए तो पब्लिक कंपनी में 3 होना जरूरी है और प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स का होना जरूरी है, ठीक है। फिर से वही बात है कि अगर सर 15 नंबर को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, आंसर इज यस कर सकते हो। उसके लिए आपको वही प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा जो प्राइवेट कंपनी में किया गया था। इसका मतलब क्या कि आपको एक एसआर पास करना पड़ेगा, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कहाँ पास करना पड़ेगा, वो आपको पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर। उस जनरल मीटिंग में उस मैटर को रखा जाएगा कि जो पब्लिक कंपनी वो अपने मेंबर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको इंक्रीज करना चाहती है 15 से, तो उस केस में वो कर सकती है अगर वहां पर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है। फिर से वही बात करता हूँ, स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है जहां पर जिस मैटर के ऊपर अगर 75% से ज्यादा लोग फेवरेबल वोट कर देते हैं तो उसे बोला जाता है कि वहां पर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसे बोला जाता है कि
स्पेशलाइजेशन पास हो गया और वहाँ पर आप जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंक्रीज करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट अबाउट पब्लिक कंपनी। अब अपन इस लाइन को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी, इसको समझने से पहले अपन को समझना पड़ेगा सब्सिडी कंपनी क्या होती है और होल्डिंग कंपनी क्या होती है। देन आफ्टर इस लाइन को अपन समझेंगे, ठीक है। तो देखो ओके, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी थी ए लिमिटेड, एक कंपनी थी बी लिमिटेड, ठीक है। यहां पर मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट था सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी, ठीक है। पहले उसको समझेंगे, देन आफ्टर उस मीनिंग को समझेंगे कि वो लाइन क्या बोलना चाह रही है, ठीक है। तो देखो यहां पर जो बी लिमिटेड थी ना वो थी होल्डिंग कंपनी, ठीक है, और जो आपका ए लिमिटेड था ना वो थी सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। तो समझना दोनों का मतलब क्या है। बी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी थी किसके लिए, ए लिमिटेड के लिए, और ए लिमिटेड सब्सिडी कंपनी थी बी लिमिटेड के लिए। अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर होल्डिंग कंपनी बोला जाएगा बी लिमिटेड को, लेकिन किसके लिए बोला जाएगा, ए लिमिटेड। मतलब ए लिमिटेड बोलेगी कि देख मेरी होल्डिंग कंपनी कौन है, बी लिमिटेड है, और बी लिमिटेड क्या बोलेगी कि मेरी सब्सिडी कंपनी कौन है, ए लिमिटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से उसको रीड किया जाता है, बोला जाता है। तो अब यहां पे बात की जाती है कि होल्डिंग कंपनी बनती कब है। ए लिमिटेड बी लिमिटेड को होल्डिंग कंपनी कब बोलेगी, ठीक है। तो देखो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को होल्डिंग कंपनी तब बोलेगी जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। कितनी कंडीशन, दो कंडीशन। पहली चीज, जब ए लिमिटेड के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, किसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ए लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर बी लिमिटेड ए लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, बी लिमिटेड ए लिमिटेड को सब्सिडी कंपनी कब बोलेगी, समझना, बी लिमिटेड ए लिमिटेड को अपनी सब्सिडी कब बोलेगी, जब बी लिमिटेड ए लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। मतलब कि ए लिमिटेड के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो किसके कंट्रोल में, बी लिमिटेड के कंट्रोल में, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि जो बी लिमिटेड है वो होल्डिंग है किसकी, ए लिमिटेड के लिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये कि अगर बी लिमिटेड ए लिमिटेड के 51% से ज्यादा वोटिंग पावर रखती है, 51% और मोर वोटिंग पावर रखती है अपने पास। देखो ये जो वोटिंग पावर है ना, पहले इसकी जगह वर्ड यूज किया था टोटल शेयर कैपिटल। मतलब कि जो टोटल शेयर कैपिटल था ए लिमिटेड का, उसमें अगर बी लिमिटेड का 51% से ज्यादा शेयर है, अगर मैं आपसे बोलूं ए लिमिटेड का 1 लाख रुपीज का शेयर कैपिटल है, ठीक है। अगर इसमें से शेयर कैपिटल में से 51% जो शेयर था वो बी लिमिटेड के पास था, मतलब कि 51% या उससे ज्यादा शेयर अगर बी लिमिटेड ने खरीद रखा था ए लिमिटेड का, तो उस केस में उसे बोला जाता था कि यार वो होल्डिंग कंपनी है, किसके लिए, ए लिमिटेड के लिए, ठीक है। मतलब ए लिमिटेड के जो भी टोटल पावर है वो किसके पास है, बी लिमिटेड। क्योंकि अल्टीमेट देखो ना, उसका जो 1 लाख रुपए है उसका जितना भी मैक्सिमम नंबर है, मतलब 51% तो ज्यादा हो गया ना, 50 अपन अगर इक्वल की बात करते हैं 50-50% हो गया, लेकिन जिसके पास कंपनी का अगर 51% शेयर है, इसका मतलब कि उसके पास उसको होल्ड करने का पावर है, ठीक है, पूरा कंट्रोल है उसके पास, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ही शेयर इसके पास होंगे यहाँ पर। तो बी लिमिटेड को क्या बोला जाएगा, होल्डिंग कंपनी बोला जाएगा, किसके लिए, ए लिमिटेड के लिए। तो यहाँ पर जो शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट था ना वो हटा दिया गया है। अब यहाँ पर ये बोला गया कि शेयर कैपिटल में हिस्सा नहीं होना चाहिए, वोटिंग पावर में होना चाहिए। अगर कंपनी ए लिमिटेड का जो 51% से ज़्यादा वोटिंग पावर अगर बी लिमिटेड के पास है, तो क्या बोला जाएगा कि जो बी लिमिटेड है वो होल्डिंग कंपनी है, किसके लिए, ए लिमिटेड के लिए। तो होल्डिंग कंपनी का और सब्सिडी कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सी बात है। अगर मैं ए लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कब होल्डिंग कंपनी बोलेगी, जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। पहली चीज, जब बी लिमिटेड जो है ए लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। दूसरी चीज, जब बी लिमिटेड ए लिमिटेड के अंदर 51% से ज्यादा वोटिंग पावर रखती है, तो उस केस में
बी लिमिट क्या बोलेगी कि ये मेरी सब्सिडी है, सब्सिडी मतलब कि इसके ऊपर मेरा कंट्रोल है, ठीक है। तो बी लिमिट के लिए क्या बन जाएगा, ए लिमिट सब्सिडी बन जाएगा। और जब मैं ए लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा बी लिमिट को, तो ए लिमिट के लिए बी लिमिट क्या बन गया, होल्डिंग कंपनी बन गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सब्सिडी कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी का। तो यहाँ पर जो शेयर कैपिटल वर्ड यूज किया जाता है उसे हटा दिया गया है, शेयर कैपिटल वर्ड को यूज नहीं किया जाता, ठीक है। अमेंडमेंट लाया गया, उस अमेंडमेंट में ये बोला गया कि शेयर कैपिटल वर्ड जो वर्ड है उसको हटा के यूज किया जाएगा वोटिंग पावर। इसका मतलब कि अगर बी लिमिटेड के पास ए लिमिटेड के अंदर 51% ज्यादा वोटिंग पावर है तो उसे होल्डिंग कंपनी बोला जाएगा। साथ ही साथ अगर बी लिमिटेड के पास ए लिमिटेड के जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर पूरा कंट्रोल है, इसका मतलब कि बी लिमिट को होल्डिंग कंपनी बोला जाएगा। किसके लिए, ए लिमिट के लिए। तो ए लिमिट जब बोलेगा तो ये वो बोलेगा कि बी लिमिट मेरा होल्डिंग है, और जब बी लिमिट बोलेगा तो वो बोलेगा कि ए लिमिट जो है ना मेरी सब्सिडरी है, ठीक है। तो इस तरीके से सब्सिडी एंड होल्डिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। आगे की समझता हूं, उसमें क्या बोला गया इस लाइन में, देखो इस लाइन में ये बोला गया कि अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। तो यहां पे अगर मैं बात करके चलता हूं, सब्सिडी कंपनी कौन सी है, ए लिमिटेड, ये आपकी एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। ये सब्सिडी कंपनी है, सब्सिडी ऑफ किसका, पब्लिक कंपनी का, सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए सब्सिडी होनी चाहिए, इसका मतलब है अगर बी लिमिटेड को पब्लिक कंपनी मान लिया जाए, ठीक है, तो उसको समझना। यहां पर दो कंपनी है, एक तो है ए लिमिटेड, एक है बी लिमिटेड। आप सोचो सर, बी लिमिटेड की सब्सिडी कौन है, ए लिमिटेड, दैट इज अ प्राइवेट कंपनी। तो सोचो सर, एक ऐसी कंपनी जो एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, उसमें जो और ए लिमिटेड जो है वो प्राइवेट कंपनी है, तो सर क्या प्राइवेट इस ए लिमिटेड को पब्लिक कंपनी बोला जा सकता है, आंसर इज यस, बोला जा सकता है। एक प्राइवेट कंपनी भी पब्लिक कंपनी हो सकती है, पता है ऐसा क्यों, पता है इसका जो 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है वो किसके पास है, बी लिमिट के पास। तो अल्टीमेट तो सर इस ए लिमिट को पूरा का पूरा कंट्रोल कौन कर रही है, बी लिमिट ही कर रही है। इस वजह से यहां पर लॉ ने क्या बोला कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है ना, सब्सिडी है, सब्सिडी किसकी, मतलब एक पब्लिक कंपनी के पास किसी सब्सिडी का 51% से ज्यादा वोटिंग पावर है, ठीक है। तो अगर कोई भी पब्लिक कंपनी का किसी भी कंपनी के अंदर 51% ज्यादा वोटिंग पावर है, तो उस केस में उस प्राइवेट कंपनी को भी अपन क्या बोल सकते हैं, पब्लिक कंपनी बोल देंगे, क्योंकि अल्टीमेट सारा का सारा कंट्रोल कर रहा कौन है उस कंपनी के ऊपर, पब्लिक कंपनी ही कर रही है, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है, एक प्राइवेट कंपनी को भी अपन क्या बोल सकते हैं, पब्लिक कंपनी बोल सकता है, विच इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। तो ए लिमिटेड सब्सिडी किसकी है, बी लिमिटेड की, क्योंकि बी लिमिटेड तो बोलेगा ना, जो बी लिमिटेड है वही तो बोलेगा कि सब्सिडी कौन है उसकी, ए लिमिटेड, मतलब एक प्राइवेट कंपनी है। तो यहां पर अगर ए लिमिटेड का कंट्रोल किसके पास है, बी लिमिटेड के पास है, और अगर बी लिमिटेड एक प्राइवेट पब्लिक कंपनी है, तो इस केस में यहां पर ए लिमिटेड को भी क्या बोला जाएगा, पब्लिक कंपनी बोला जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट ए लिमिटेड के ऊपर जितना भी कंट्रोल है वो पूरा का पूरा किसके ऊपर से आ रहा है, बी लिमिटेड के पास से। और जो बी लिमिटेड है वो क्या है, खुद एक पब्लिक कंपनी है। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिस कंपनी, अगर कोई कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है, और उस पब्लिक कंपनी के पास किसी प्राइवेट कंपनी का कंट्रोल है, तो उस प्राइवेट कंपनी को भी अपन क्या बोल सकते हैं, पब्लिक कंपनी बोल सकते हैं। और इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि सर अल्टीमेट इस ए लिमिट को कंट्रोल कौन कर रहा है, एक पब्लिक कंपनी कर रही है। तो यहां पर ए लिमिट भी क्या बन जाएगा, एक पब्लिक कंपनी बन जाएगी, ठीक है। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट। तो देखो क्या बोला इसने, अब प्राइवेट कंपनी को भी अपन क्या बोलेंगे, एक पब्लिक कंपनी बोलेंगे, अगर इफ विच इज सब्सिडरी, जो सब्सिडरी है किसकी, पब्लिक कंपनी की। तो पब्लिक कंपनी कौन थी, बी लिमिटेड, इसकी सब्सिडी कौन है, ए लिमिटेड, तो इसकी सब्सिडी कौन है, ए लिमिटेड, ए लिमिटेड को भी अपन क्या बोल देंगे, पब्लिक कंपनी बोल देंगे, ठीक है। तो ये लाइन था, इसका मतलब दैट इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी इज ऑल्सो कॉल्ड है पब्लिक कंपनी, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा सेक्शन था जो डील करता था पब्लिक कंपनी को। तो वापस से डिस्कस कर देता हूँ, पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है, सेक्शन 2 क्लॉज 71 क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, साथ ही साथ एक
प्राइवेट कंपनी को भी अपन पब्लिक कंपनी बोल देंगे अगर वो सब्सिडी कंपनी किसकी, पब्लिक कंपनी की। दूसरी चीज, जो पब्लिक कंपनी होती है फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकती अपने शेयर को। तीसरी चीज, एक पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 7 मेंबर्स होना जरूरी है और मैक्सिमम नंबर का कोई लिमिट नहीं है। जब भी पब्लिक कंपनी को खोला जाएगा तो उसके नाम के लास्ट में लिमिटेड वर्ड का यूज किया जाएगा। उसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे मिनिमम वो होंगे 3 डायरेक्टर्स और जो मैक्सिमम डायरेक्टर्स होंगे वो होंगे 50, लेकिन उसको आप बढ़ा सकते हो बाय पासिंग अ स्पेशल रेजुलेशन इन जनरल मीटिंग। ठीक है, स्पेशल रेजुलेशन का मतलब क्या देखा अपन ने, जहां पर जनरल मीटिंग के अंदर अगर आप 75% ज्यादा फेवरेबल वोट लेके आ जाते हो किसी मैटर के ऊपर तो उसे बोला जाता है स्पेशल रेजुलेशन पास हो गया। ठीक है, तो दिस इज थर्ड कंपनी, दैट इज अ पब्लिक कंपनी। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट कंपनी देखते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 21 डिफाइन करता है कौन सी कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि सर ऐसी कंपनी जहां पर मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, जो उनके द्वारा गारंटी दी गई है वहां तक की। ठीक है, तो इस जो कॉन्सेप्ट है इस कंपनी का, वो कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि यहाँ पर सर आप पैसा नहीं देते हो बल्कि आप एक गारंटी देते हो। मतलब कि जो आपका मेंबर होता है कंपनी का, वो कंपनी का मेंबर पैसा नहीं देता है जब वो एंटर करता है कंपनी के अंदर, बल्कि वो क्या करता है, एक गारंटी देता है कि सर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, कोई मिस्टर ए है, वो कंपनी में जाता है और एज ए मेंबर बन जाता है, तो उस टाइम वो क्या करता है, कंपनी को एक प्रॉमिस करता है कि देख मैं कंपनी के वाइंडिंग का मतलब कि जब कंपनी बंद होगी तो वो उसके एसेट के रेस्पेक्ट में क्या करेगा, कुछ पैसा देगा, कुछ गारंटी देगा कि भाई वो कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है इन द एंड ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो इस कंपनी के कॉन्सेप्ट के अंदर जो कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो वहां तक ही लिमिटेड होती है जहां तक उसने उसको गारंटी दिया, जहां तक उसने उसको प्रॉमिस किया कि देख मैं इतना आपको पे करूंगा जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी, कंपनी बंद होगी। तो देखते हैं इस कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 21 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स अ कंपनी इन विच, जिसके अंदर पहली चीज लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट। मतलब कि जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो वहीं तक ही लिमिट होती है, उस अमाउंट तक लिमिट होगी फॉर विच ही हैज अंडरटुक मतलब प्रॉमिस, फॉर विच ही हैज अंडरटुक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब कि उतनी ही लाइबिलिटी होगी जितना उसने प्रॉमिस किया था कंट्रीब्यूट करने के लिए कंपनी की एसेट में इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, तो उसे बोला जाता है कंपनी है वो जो जहां पर कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या लिमिटेड है बाय द गारंटी, जितना उसने गारंटी दिया उतना। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, गारंटी कैन नॉट बी कॉल्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। अच्छा, जब उसने गारंटी दी होगी, फॉर एग्जांपल उसने बोला कि मैं 1 लाख रुपीज का कंट्रीब्यूट करूंगा इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, तो सर क्या आप उस बंदे से, उस पर्सन से, उस मेंबर से क्या कभी भी उस जो गारंटी है उसको कॉल कर सकते हो, मंगवा सकते हो? आंसर इज नो। कंपनी हमेशा क्या कर सकती है, कंपनी जो गारंटी दी गई थी मेंबर्स द्वारा वो गारंटी सिर्फ तभी मंगा सकती है जब कंपनी क्या होगी, बंद होगी। ठीक है, तो उसका यूज किया जाएगा उसके क्रिएटर्स को पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो गारंटी कैन नॉट बी कॉल्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी अपने लाइफ टाइम में कभी भी नहीं मंगा सकती उसको। कब मंगा सकती है सिर्फ, इट कैन बी कॉल्ड ओनली इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप टू द पे क्रिएटर्स। ठीक है, तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब एक और चीज समझना, सर अगर मानते हैं कि कोई किसी पर्सन ने 1 लाख रुपीज की गारंटी दी और कंपनी के पास पैसा कम बढ़ रहा है और वो चाहती है कि वो जो गारंटी का पैसा 1 लाख है वो उसको बढ़ा दे, मतलब कि क्या कोई कंपनी अपने मेंबर से जितना उसने गारंटी दी है उससे ज्यादा मंगा सकती है? आंसर इज नो। देखो, जब भी कंपनी का मेंबर कंपनी के मेंबर में कंपनी में एंटर करता है तो उस टाइम क्या करता है, जितना वो गारंटी देता है ना वो कहाँ पर मेंशन किया होता है, उसके मेमोरेंडम के अंदर क्या होता है, डिफाइन किया गया होता है। ठीक है, तो उस केस में जितना अमाउंट उसके एमओए में डिफाइन किया गया था उससे ज्यादा वो नहीं मंगवा सकता। फॉर एग्जांपल अगर उसने 1 लाख रुपीज का गारंटी दिया था तो उस केस में उससे मैक्सिमम कितना मंगा सकती है कंपनी, 1 लाख रुपीज मंगा सकती है, उससे ज्यादा नहीं मंगा सकती है। तो मेंबर्स कैन नॉट बी कॉल्ड टू पे अमाउंट एक्सेडिंग व्हाट इज मेंशन इन द एमओए। तो जितना अमाउंट वहां पर मेंशन किया गया उससे ज्यादा वो कंपनी मंगा नहीं सकती है उस मेंबर से। ठीक है, तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन 2 क्लॉज 21। ठीक है, ओके। अब कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन
नेक्स्ट कंपनी दैट इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ओके, समझना इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि जहां पर कंपनी के मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो बड़ी लिमिटेड है, कहां तक, उनके शेयर्स तक। शेयर्स मतलब जितना उन लोगों ने शेयर परचेज किया कंपनी से वहां तक वो लिमिटेड है उनकी लाइबिलिटी, ठीक है। तो देखते पढ़ते क्या बोलता है, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो है वो डिफाइन कहां किया गया, सेक्शन 2 क्लॉज 22 के अंदर। तो क्या बोलता है देखते हैं, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 22 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस अ कंपनी इन विच, जिसके अंदर लाइबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑन द शेयर्स ऑफ सच मेंबर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो मानते कोई ए लिमिटेड है, ठीक है, कोई मिस्टर बी था, ठीक है, उसने क्या किया, ए लिमिटेड के अंदर शेयर्स परचेज किए, 2000 शेयर परचेज किए, ठीक है, और एक शेयर का वैल्यू था 10 रुपीज का, ठीक है। मतलब हुआ क्या, मिस्टर बी ने क्या किया, ए लिमिटेड के अंदर ये कंपनी थी, इस कंपनी के अंदर शेयर परचेज किए, और कितने शेयर परचेज किए, 2000 शेयर परचेज किए, और हर शेयर का वैल्यू कितना, 10 रुपीज। मतलब अगर आपको एक शेयर का मालिक बनना है तो आपको 10 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है। और उसने कितने शेयर परचेज किए, 2000 शेयर परचेज किए, और हर शेयर कितने का था, 10 रुपये का था। इसे बोलते हैं फेस वैल्यू, जितने का उसका फेस वैल्यू था, ठीक है। अभी आगे प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे फेस वैल्यू क्या होती है, बट अभी एक शेयर कितने का, 10 रुपये का। तो अगर टोटल अमाउंट की बात की जाए तो कितना देना पड़ेगा उसको, 2000 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 20,000 उसको देना पड़ेगा अगर वो 2000 शेयर खरीदना चाहता है, ठीक है। अब एक चीज समझना, जब भी कंपनी शेयर मार्केट में इशू करती है, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा 10 रुपये एक साथ मंगवा लेती है, ठीक है। मतलब वो टुकड़ों में मंगाती है पैसे को, ठीक है। जैसे कि 5 टुकड़ों में मंगा लिया पैसा, ठीक है, तो कितना कितना हो गया, 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये एंड 2 रुपये, क्योंकि 10 रुपये टोटल पैसा मंगाना है उससे। अगर आप 2000 शेयर के मालिक बनना चाहते हो तो 10 रुपये दो हर शेयर के ऊपर। लेकिन कंपनी क्या करती है, एक साथ पैसा नहीं मंगाती है, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता है। आज के टाइम पे अगर बात की जाए तो हर कंपनी क्या करती है, हमेशा पूरा का पूरा पैसा एक साथ लेती है, कभी भी इंस्टॉलमेंट में नहीं लेती है। लेकिन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो अगर कंपनी टुकड़ों में पैसा मंगा रही है, ठीक है, क्योंकि अपन को आगे ये सीखना है, बट प्रैक्टिकल अगर बात करूं तो ऐसा कोई कंपनी नहीं है आज के टाइम पे जो कभी भी टुकड़ों में पैसा मंगाती है, वो हमेशा पूरा पैसा एक साथ ले लेती है, ठीक है। तो अभी अपन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसने क्या किया, टुकड़ों में पैसा मंगाया, 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये, ठीक है, 5 बार में पैसा मंगाया तो कितना हो गया, 10 रुपये हो गया। अब एक चीज समझना, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 4 कॉल्स मंगाई, 4 बार पैसा मंगा लिया, अभी कितना बाकी रह गया, 2 रुपये बाकी रह गया, ठीक है। अब यहां पर कंपनी क्या होगी, कंपनी वाइंडिंग अप की तरफ जा रही है। वाइंडिंग अप का मतलब होता है सर, वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी बंद हो रही है, क्लोज हो रही है, ठीक है। अब कंपनी को मानते हैं कि कंपनी को पैसा चाहिए, यहां पर कंपनी को पैसा चाहिए यहां पर 6000 रुपीज का, ठीक है। एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, एक कंपनी के पास डेफिशिएंसी आ रही है 6000 का, तो सर इस डेफिशिएंसी को कौन देंगे, उसके मेंबर्स देंगे, ठीक है। अब एक फॉर एग्जांपल उसमें एक ही मेंबर था, फॉर एग्जांपल एक ही मेंबर था उसमें। अब एक चीज बताना, इस मेंबर का जो लाइबिलिटी है क्या वो 6000 देगा, आंसर इज नो, क्योंकि देखो उसने शेयर कितने परचेज किए, 2000 शेयर परचेज किए, उस 2000 शेयर को परचेज करने के लिए उसने 8 रुपये तो अभी तक दे चुके ना, 8 रुपये तो वो पे कर चुका अभी तक, क्योंकि 3-4 इंस्टॉलमेंट तो पूरी हो चुकी, अभी कितना और बाकी रह गया, 2 रुपीज। इससे बोला जाता है अनपेड। अनपेड का मतलब कि ऐसा इंस्टॉलमेंट जो अभी तक पे नहीं हुआ है, क्योंकि कंपनी ने मांगा ही नहीं है अभी तक, ठीक है। तो इस 2 रुपये का लाइबिलिटी किसका है, अभी मिस्टर बी का है, क्योंकि उसका लाइबिलिटी कितना बाकी रह गया, देखो 10 में से उसने 8 रुपये पेमेंट किया, लेकिन अभी और कितना लाइबिलिटी है, 2 रुपये का है। तो अगर मैं अभी रिमेनिंग लाइबिलिटी की बात करके चलता हूँ, रिमेनिंग लाइबिलिटी की बात करके चलता हूँ तो कितना हो जाता है सर, देखो 2000 शेयर पे और कितना देना बाकी है, 8 रुपये में दे चुका 4 इंस्टॉलमेंट में, तो अभी और कितना देना बाकी है, 2 रुपये, तो कितना हो गया 4000। तो क्या सर कंपनी जो
जो कंपनी लिमिट बाय शेयर्स है, क्या उसमें कंपनी 4,000 रुपये मंगवाएगी उससे या फिर 6,000 रुपये मंगाएगी? मतलब कि एक चीज समझना, मिस्टर बी की लाइबिलिटी कितना, 4,000 या 6,000? आंसर इज 4,000। क्यों? क्योंकि उसकी जो लाइबिलिटी है वो फिक्स होती है कहाँ तक, जितना उसका अमाउंट अनपेड था शेयर्स के ऊपर। उसने शेयर कितने परचेज किए, 2,000, लेकिन अभी भी कितना अनपेड बाकी था, 2 रुपये, क्योंकि पहले कितना पे कर चुका वो 8 रुपये, तो वो तो लाइबिलिटी बनेगी नहीं अब। लेकिन लाइबिलिटी कितना रह जाएगी अभी, सिर्फ 2 रुपये की। क्यों? क्योंकि अभी तक 10 में से 8 का पेमेंट किया, 2 का पेमेंट नहीं किया। इन दैट केस 2,000 शेयर पे अगर वो 2 रुपये की लाइबिलिटी बनाता है तो कितनी जाती है टोटल लाइबिलिटी, 4,000 का। कंपनी के पास डेफिशिएंसी कितना है, 6,000। तो क्या यहाँ पर जो ए लिमिटेड है, क्या वो मिस्टर बी से 6,000 का डिमांड कर सकती है? आंसर इज नो, क्योंकि कंपनी के अंदर मिस्टर बी की लाइबिलिटी सिर्फ कहाँ तक है, जहाँ तक उसने शेयर हेल्ड कर रखे हैं और उस शेयर्स के ऊपर कितना अनपेड अमाउंट है वहाँ तक का उसका लाइबिलिटी होगा। उसके अलावा जो लाइबिलिटी है वो उसका नहीं होगा। इसका मतलब कि उसका लाइबिलिटी कहाँ तक फिक्स है, जितना अमाउंट अनपेड था शेयर्स के ऊपर, दैट इज 4,000। अब कंपनी के पास कितना भी डेफिशिएंसी आ रहा है उससे मिस्टर बी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका लाइबिलिटी फिक्स है कहाँ तक, शेयर्स के ऊपर जितना अनपेड अमाउंट था वहां तक। ठीक है, शेयर्स कितना, 2,000, अनपेड अमाउंट कितना, 2 रुपये का, तो लाइबिलिटी कितना है उसका, सिर्फ 4,000 का। कंपनी के पास कितना भी डेफिशिएंसी है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वही बात यहां पर बोली गई है। Liability of every member is limited to the extent of the amount remaining unpaid on the shares of such member। ठीक है, दूसरी चीज सर, अब जब बात करते हैं यहां पर देखो, ये जो 2 रुपये था ना, ये तो तब देखा गया जब कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही थी। वाइंडिंग अप मतलब कि क्लोजिंग में जा रही थी। क्या सर मानते कि अभी सिचुएशन ऐसा था जब वो क्लोज नहीं हो रही, वाइंडिंग अप नहीं हो रही है, तो क्या सर ये जो पैसा था 2 रुपये, क्या सिर्फ वाइंडिंग अप पे मांगा जाएगा या फिर कभी भी मांगा जा सकता है? वो तो कभी भी मांगा जा सकता है ना सर। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, जब मैंने प्रीवियस कॉन्सेप्ट बताया था कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो जो गारंटी का अमाउंट था वो हमेशा वाइंडिंग अप मतलब जब कंपनी क्लोज होगी तभी मांगा जाएगा। लेकिन अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो जो लिमिट बाय शेयर्स कंपनी होती है वो अपने अनपेड अमाउंट का अमाउंट कभी भी मंगवा सकती है अपने लाइफ टाइम में, या तो वो वाइंडिंग पे मंगाएगी या फिर कभी भी मंगा सकती है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आगे क्या बोला गया, कॉल मनी ऑन द शेयर्स कैन बी कॉल्ड ऑन एनी टाइम, कभी मंगा सकती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। देखो अगर उसने कभी भी नहीं मंगाया और कंपनी क्लोजिंग में है तो तब तो मंगवाएगी मंगाएगी ना, क्योंकि कंपनी तो बंद हो रही है उसके बाद थोड़ी मंगाएगी कंपनी बंद होने के बाद। तो जिस टाइम वाइंडिंग अप होगा दैट इज लास्ट स्टेज। ठीक है, तो या तो वो कभी मंगा सकती है या फिर वाइंडिंग अप पे तो मंगाना ही है। ठीक है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो उसमें क्या बोला गया, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स सेक्शन 2 क्लॉज 22 ये बोलता है कि जो कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है यहाँ पर वो लिमिटेड होती है रिमेनिंग उस अमाउंट तक जो रिमेनिंग अनपेड था ऑन द शेयर्स ऑफ सच मेंबर्स, जितना उन लोगों ने नहीं दिया था वहीं तक लिमिटेड है, उससे ज़्यादा कंपनी नहीं मंगा सकती है। दूसरी चीज़, ये जो अमाउंट था कॉल मनी जो था 2 रुपये में, दैट इज वो कभी भी मंगा सकते हो आप लाइफ टाइम में या फिर वाइंडिंग अप पे तो मंगाना ही मंगाना है। ठीक है, क्योंकि वो लास्ट स्टेज है कंपनी का। ठीक है, तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 22। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है सर कंपनी का, दैट इज अनलिमिटेड कंपनी। ओके, नाम से ही पता लगता है कि सर ऐसी कंपनी जहां पर आपकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड नहीं होती। जैसे कि ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या हुआ था, वहां पर जो लाइबिलिटी था वो लिमिटेड था उनके शेयर्स पे जितना अमाउंट अनपेड था वहां तक का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि नाम से पता लगता है कि लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, मतलब कि कंपनी के मेंबर के अगर कंपनी के पास कोई डेफिशिएंसी आता भी है, जिस तरीके से यहाँ पर इस केस में क्या हुआ था, 6,000 रुपीज लास्ट में मंगाना था। ठीक है, उसको जरूरत थी 6,000 की। अब मिस्टर बी से पूछा गया कि भाई तुझे पैसा देना है तो वो कितना देगा, मैक्सिमम 4,000। किस केस में देगा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लेकिन अगर यही केस मैं अनलिमिटेड कंपनी का बना देता हूं तो उस केस में कंपनी के मेंबर दैट इज मिस्टर बी को 4,000 देना है या 6,000 देगा, 6,000 देगा। उसकी लाइबिलिटी वहां तक लिमिट नहीं है जहां तक शेयर्स है, बल्कि जितना जरूरत पड़ेगा कंपनी को वो पैसा वो लाके देगा। मतलब कि लाइबिलिटी फिक्स नहीं है, लिमिट नहीं है वहां पर। या जिस तरीके से पिछले वाले कॉन्सेप्ट में दैट इज लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर जो लिमिट था कि जितना अमाउंट शेयर्स पे अनपेड था वहां तक वो देगा मैक्सिमम, बट उसी तरीके से यहाँ पर कोई लिमिट फिक्स नहीं कर रखा, क्योंकि यहाँ पर क्या नाम है, अनलिमिटेड कंपनी, दैट इज लिमिट फिक्स नहीं है कि कितना वो देगा अमाउंट। ठीक है, जितना जरूरत पड़ेगा कंपनी को वो पूरा लाके देगा। चाहे से देखो जितना अनपेड है वो तो देगा ही देगा, लेकिन अगर फिर भी अगर कम पड़ रहा है तो घर से लाएगा, वो प्राइवेट असेट्स को बेच के वो देगा पैसा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है इसका। तो देखो
तो सेक्शन 2 क्लॉज 92 जो है वो डिफाइन करता है अनलिमिटेड कंपनी को। वो क्या बोलता है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 92 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अनलिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच देयर इज नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। मतलब कि जहां पर कंपनी के मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो फिक्स नहीं होती है, लिमिट नहीं होती है। अगर कुछ पैसा जरूरत पड़ता है तो वो घर से भी लेके आएंगे उस पैसे को पे ऑफ करने के लिए अपने क्रिएटर्स को। तो ईच मेंबर शैल पे ऑफ सच अमाउंट, वो अमाउंट पे करेंगे एज नेसेसरी टू पे ऑफ द क्रिएटर्स। तो जो कंपनी के क्रिएटर्स हैं उनको अगर पे करना है तो उस केस में जितना उनका अमाउंट बनता था ड्यू वो तो वो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ अगर और भी ड्यू बनता है, अगर और भी कंपनी को जरूरत पड़ती है तो उस केस में वो जितना डेफिशिएंसी बनता है वो भी वो लेकर आएंगे। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 92, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 2 कंपनीज और डील करते हैं जो कोर्स में तो नहीं है बट इनका रेफरेंस आता है आगे जाके, तो उस केस में इसको समझना जरूरी है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरे पास डोरमेंट कंपनी का। देखो डोरमेंट कंपनी क्या होती है, सेक्शन 455 जो है ना वो डिफाइन करता है किसको, डोरमेंट कंपनी को। डोरमेंट कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसको फॉर्म किया गया है, रजिस्टर किया गया फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। मतलब मैंने कोई कंपनी बनाया लेकिन वो कंपनी बनाने का पर्पस अभी नहीं था, मतलब कि बना तो लिया मैंने लेकिन वो जो कंपनी बनाया उसका काम कब से स्टार्ट होगा, फ्यूचर में स्टार्ट होगा, ठीक है। फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए मैंने कंपनी बनाया अभी, ठीक है। दूसरी चीज जो कंपनी है उसके पास एसेट है बट कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ उसका 2 साल के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं अगर 1/4/2018 को कोई कंपनी बना तो डोरमेंट कंपनी केस में क्या है, उसका 2 साल के अंदर, नेक्स्ट 2 साल के अंदर उसने कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं किया, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि बिल्कुल बंद पड़ी कंपनी, ठीक है। ऐसी कंपनी को डोरमेंट कंपनी बोला जाता है। या फिर अपन बोल सकते हैं कोई भी इनएक्टिव कंपनी जो होती है ना वो डोरमेंट कंपनी है। तो सेक्शन 455 ऑफ कंपनी से क्या बोलता है, डोरमेंट कंपनी वो है जिससे आपने बना तो लिया, रजिस्टर कर लिया, लेकिन किस लिए किया, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। आज नहीं करना मुझे काम, उसमें फ्यूचर में करना है, ठीक है। तो ऐसी कंपनी को डोरमेंट कंपनी बोला जाता है। साथ ही साथ उसने एसेट तो रख रखी है बट कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं किया है लास्ट 2 ईयर्स से, ठीक है। तो उससे बोला जाता है डोरमेंट कंपनी। या अपन अगर क्रक्स बोले तो एक इनएक्टिव कंपनी को क्या बोला जाता है, डोरमेंट कंपनी बोला जाता है, ठीक है। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डोरमेंट कंपनी, जो आगे जब अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर एक रेफरेंस दूंगा डोरमेंट कंपनी का। तो उस केस में सिर्फ समझने के लिए बताया, नॉलेज पर्पस के लिए बताया, एग्जाम में नहीं आएगा सम, इसका जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फॉर नॉलेज पर्पस के लिए आपको जानना जरूरी है कि डोरमेंट कंपनी क्या होता है। तो डोरमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसे फॉर्म किया गया, रजिस्टर किया गया फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, जहां पर जो एसेट को हेल्ड कर रखा है और कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन नहीं किया गया लास्ट 2 ईयर्स से, या फिर किसी भी इनएक्टिव कंपनी को डोरमेंट कंपनी बोला जाता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट कंपनी, तो लास्ट कंपनी अपने सामने दैट इज स्मॉल कंपनी, ठीक है। स्मॉल कंपनी क्या होता है सर, स्मॉल कंपनी को डील करता है सेक्शन 2 क्लॉज 85, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है सेक्शन 2 क्लॉज 85 क्या बोलता है इसके बारे में। तो देखो सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अ स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी। स्मॉल कंपनी किसे बोलेंगे, अपन बोल तो देते हैं स्मॉल कंपनी है, अरे है कौन, स्मॉल कंपनी का मतलब क्या है। तो देखो स्मॉल कंपनी का मतलब होता है जहां पर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है या दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो उस केस में उसको अपन क्या बोलेंगे, स्मॉल कंपनी बोल के चलेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है सर, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब कि जो ऑनर ने पैसे लगा रखे हैं अगर वो 50 लाख रुपीज से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रखा तो उसे क्या बोलेंगे अपन, स्मॉल कंपनी, छोटी कंपनी है, ठीक है। तो छोटी कंपनी है, स्मॉल कंपनी किसे बोलेंगे, जहां पर जिसका पेड अप शेयर कैपिटल क्या नहीं है, 50 लाख से ज्यादा नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, जिसका टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। इसका मतलब ये कि अगर प्रीसीडिंग ईयर के अंदर, जिस ईयर में आप करंट ईयर में हो, आप करंट ईयर में हो, उसके जस्ट प्रीसीडिंग ईयर के अंदर, प्रीवियस ईयर के अंदर अगर उसका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से कम का है, ठीक है, तो भी उसे क्या बोल के चलेंगे कि सर स्मॉल कंपनी है, ठीक है। तो स्मॉल कंपनी के 2 क्राइटेरियाज है। पहली चीज, अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से क्या है, कम है, ठीक है, 50 लाख से कम है। दूसरी चीज, उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर क्या नहीं करता, 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करता, तो उस केस में उसे क्या बोला जाएगा, स्मॉल कंपनी बोला जाएगा। तो वही लिखा गया है इसमें,
एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी हुज पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड रुपीज कितना 50 लाख रुपीज। दूसरी चीज हुज टर्नओवर फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड कितना 2 करोड़ रुपीज, ठीक है ना। तो दिस इज लास्ट कंपनी जो अपन ने डील किया। तो इस तरीके से अपना टॉपिक खत्म होता है यहाँ पर काइंड्स ऑफ कंपनी का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।